बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, पाकिस्तान के सियासी और आईनी मामलात से जुड़ी जो शख्सियात हैं वो अपने इकदामात को ताश के पत्तों की तरह खेल रहे हैं। हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान किया। अभी उस मामले को 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक खींचातानी शुरू हुई। अभी वो जारी ही थी कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने आज एक खत लिखा इलेक्शन कमीशन को और 6 नवंबर की इलेक्शन की तारीख देते हुए आखिर में उन्होंने लिखा कि इस मामले पर मजीद हिदायत सुप्रीम कोर्ट से ली जाए। इंतहाई अहम सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त यह मुतालबा प्रेसिडेंट आरिफ अलवी कर रहे हैं जाने का सुप्रीम कोर्ट, जब सिर्फ 3 दिन रह गए मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल उनको जाने में, और टाइमिंग इंतहाई अहम है। और इसी वक्त एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट बार की मौजूद है अदालत के सामने। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ये चाहते हैं कि उमर अता बंदियाल साहब जाने से पहले पहले उनकी जो सियासी ख्वाहिश है उस पर अगर अपनी मोहर सब्त कर देते हैं तो ये नहले पे दैला हो जाएगा। और इस सारी सूरत हाल का जो असर होगा मुल्क की इकॉनमी पर, जो अब थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई है, डॉलर की कीमत गिरना शुरू हुई है, अब किसी हद तक एंटी स्मगलिंग ड्राइव के नताइज आने शुरू हुए हैं, सियासी हैजान कुछ कम हुआ था तो मुल्क के दीगर जो माशी मसाइल हैं उनको ओवरकम करने की हुकूमत ने कोशिश की थी, लेकिन एक चंद रोज कबल उन्होंने ट्वीट करके एक बहरान खड़ा करने की कोशिश की। और आज उनका जो खत है, क्या ये एक नया बहरान है? आईनी और कानूनी माहिरीन के सामने ये सवाल रखेंगे। हमारे साथ पहले सेगमेंट में होंगे हाफिज हसन अहमद, माहिर कानून है, और अशतर ओसाफ साहब। गुफ्तगू का आगाज करूंगा हाफिज हसन अहमद साहब से। हाफिज साहब, इन शॉर्ट अगर 30 सेकंड्स में प्रिसाइज कीजिए, ये प्रेसिडेंट का मुल्क के आईनी सरबराह का हिदायतनामा है, इलेक्शन कमीशन को दरखास्त है, क्या कह सकता हूं इसे? शायद भाई आपका बहुत शुक्रिया। ना ये दरखास्त है, ना ये एडवाइस है, ना ये सजेशन है, बल्कि ये एक अपनी इनर ऑब्जर्वेशन सेटिस्फेक्शन है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और इलेक्शन एक्ट के जो जितने भी सेक्शंस हैं उसके कॉन्ट्रेरी है। क्योंकि जब आप हेड ऑफ स्टेट या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के अंदर आए तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इन रिटन आपको कहता है आपको वो करना चाहिए। जो आपके डायरेक्ट पावर्स हैं आपको इस्तेमाल करने चाहिए, और जिन चीजों के ऊपर आपको एडवाइस की जाए उनके ऊपर आप उन एडवाइस के एक्ट अपॉन करना पड़ता है। जिस तरह ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई काम नहीं करेंगे कि जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और उसने कैबिनेट ने एडवाइस न दी हो। मेरा ख्याल है ये 48 की क्लॉज 1 है जी, वो 48(1) है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम चीजें जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दूसरा ये है कि आपको पता है इस चीज के अंदर के 51(5) का प्रोसेस इस वक्त चल रहा है। आर्टिकल 153 के नीचे सीसीआई का फैसला है। आपको पता है कि 48(5) के नीचे आपने बड़ा दिलचस्प जुमला हाफिज साहब उठाया, मैं चाहूंगा कि इस पे आप रिस्पॉन्ड करें। आपने सीसीआई के फैसले की बात की। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी 13 सितंबर को तारीख दे रहे हैं और 16 सितंबर को आखिरी दिन होगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का, और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार की एक पिटीशन या एक दरखास्त पेंडिंग है। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए एक आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में दोबारा अदालत को ड्रैग करने की कोशिश की है? देखें, चीज ये है कि अगर आप जो मंडे वाला दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रेफरेंस जो हमारा जुडिशल ईयर स्टार्ट था उसकी अगर आप स्पीच आपने उसकी रिपोर्टिंग देखी हो तो चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके जो बिटर किस्म के क्वेश्चन से वो आए जिससे हमारी सुप्रीम कोर्ट भी डिवाइड हुई और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बर्डन आया जी। अब दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये नहीं है कि आप अपने पॉलिटिकल इश्यूज को कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज का शेडो देके आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर नहीं है कि एक तरफ आप डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी करें, इलेक्टोरल रोल्स का प्रोसेस भी करें और साथ आप अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन शेड्यूल भी करें। हाफिज हसन अहमद साहब हमारे साथ थे, अशतर औसाफ साहब भी हमारे साथ हैं। अशतर औसाफ साहब, आपके ख्याल में प्रेसिडेंट की इस जो भी रिटन एडवाइस कह लें उसके बाद इलेक्शन कमीशन का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, ये जो इन्होंने लिखा है ये उसकी वही हैसियत है जो ट्वीट की हैसियत है जो उन्होंने पहले की, जिसकी वजह से मैं और आप इन सब बातों के ऊपर 3-4 दिन बातें करते रहे। एक हमारे मुल्क को जिस हिजानी कैफियत से पहले 2-4 किया, लग रहा है कि ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। क्योंकि ना सदर मुमलिकत के पास
ऐसा इख्तियार है कि इलेक्शन कमीशन से कहें कि आप सुपीरियर कोर्ट से एडवाइस लें, उनसे रहनुमाई लें। उनको बिल्कुल पता है कि कैसा काम करना होता है, और या तो पता ना हो। उन्होंने क्या एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर भेज दिया था मामला 63A के ऊपर, रेफरेंस भेजा ना उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कोर्ट से एडवाइस ली, बिल्कुल एडवाइस। कानून जो बना उसके ऊपर रेकोडेक का जो मुआहिदा हुआ उससे भी सदर मुमलिकत ही ने एडवाइस ली थी ना, बिल्कुल ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट से। और क्या वो वजीर आजम की एडवाइस के बगैर थी? नहीं। काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस किया, क्या वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर किया? बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कहाँ से ले आए कि जी मैं कहता हूँ कि जी आप बराए मेहरबानी सुपीरियर कोर्ट के साथ ये सारा कुछ कर लें। अशतर औसाफ साहब, आपका नहीं ख्याल, जो मैं जो एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म इस लेटर को पढ़ रहा हूं, इसके जो 8 पैराग्राफ है, मैं अगर इसकी कंक्लूजन पर जाऊं तो उन्होंने जिसे कहते हैं अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाने के लिए एक मौका जाते जाते दोबारा अदालत को दिया है कि उमर अता बंदियाल साहब जाने से पहले पहले अगर अगले 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट बार की जो पिटीशन है या जो दरखास्त है उस पे अगर उनकी राय पर मोहर सब्त कर दें तो नहले पे दैला हो जाएगा उनके चेयरमैन के लिए। आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? तो ये तो नहले पे दहले वाली बात आपने जो की वो मुझे लगता है कुछ ऐसे ही जहन में है। ये ताश के पत्तों की तरह इस मामले को देखते हैं, इन मामलात को सीरियसली नहीं लिया जा रहा। अगर कोई सीरियसली ले तो वो देखे कि ये जो सारे सिलसिले हैं इनका हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे क्या असर होता है। इतनी मुश्किल से आपने देखा कि डॉलर की प्राइस जो है वो घटी है, क्या उसमें हिजान नहीं आ जाएगा? क्या इन्वेस्टर्स जो है वो शाये नहीं हो जाएंगे? सही। क्या हमारे डोनर्स जो हैं वो तजब्जुब का शिकार नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल अशतर औसाफ साहब, आपने बहुत अहम बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, अशतर औसाफ साहब ने जो बात की वो बहुत अहमियत की हामिल है, और इस बात को जिसको अशतर औसाफ साहब सोच रहे हैं, जिसको एक आम आदमी सोच रहा है, एक आम सियासी कारकुन सोच रहा है, मुल्क के आईनी ओहदे पर, सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बैठकर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को ये क्यों नजर नहीं आ रहा कि इस वक्त जो मुल्क में थोड़ी सी स्टेबिलिटी इकॉनमी की आई है, इस अटेम्प्ट के बाद क्या वो डीरेल नहीं होगी? लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ होंगे, उनके सामने ये सवाल रखेंगे कि प्रेसिडेंट के इस इकदाम को और मियां नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान को कैसे देखते हैं। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। गुज़िश्ता रोज़ मियां शहबाज शरीफ ने, अगर हम कहें कि ताश के पत्तों के खेल की तरह अगर नहला फेंका था, तो आज सदर आरिफ अलवी ने दैला फेंका। और अभी हम अगर सोच ही रहे थे कि खुर्रम दस्तगीर साहब से मियां नवाज शरीफ की वापसी पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज की जो डेवलपमेंट है, मियां नवाज शरीफ की वापसी से पहले ज़रा सदर आरिफ अलवी ने जो 6 नवंबर की तारीख दी है, अब 21 अक्टूबर और 6 नवंबर के बीच सिर्फ 15 दिन है। मियां नवाज शरीफ की वापसी की बात तो करेंगे खुर्रम दस्तगीर साहब से, लेकिन पहले चाहूँगा कि वो अपनी राय दें। सदर आरिफ अलवी ने जो आज तारीख दी है 6 नवंबर की इंतखाबात की, और एक सबसे अहम नुक्ता उन्होंने इस बारे में भी इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि 90 रोज़ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राय लें। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, आप लोगों के साथ जिसे कहते हैं एक बार फिर हाथ होने का चांस है, या आपको लगता है कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक बेकार सी प्रैक्टिस की है? जी, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने, जो कि अब एक अबूरी सदर है, ज़हन में रखना चाहिए कि उनकी जो आईनी मुद्दत थी वो मुकम्मल कर चुकी है बतौर एक मुंतखब सदर के, तो लिहाजा अब वो एक अबूरी सदर हैं। और अबूरी सदर की हैसियत से जो लेना है वो 2 लिहाज से गैर आईनी है। एक तो उनकी अबूरी हैसियत उनको रोकती है कि वो वैसा कोई काम ना करे। दूसरा ये है कि जिस आर्टिकल के तहत उन्होंने ये तारीख की है उसका इतलाक मौजूदा सूरत हाल पर नहीं होता है। सदर को तारीख देने की जो अथॉरिटी आइन ने दी है वो सिर्फ इस सूरत में दी है, और मैं आपके नाज़रीन के लिए वजाहत कर दूं कि जमात का वोट कामयाब हो, लेकिन उस कामयाबी के बाद कोई भी शख्स अपनी अक्सरियत साबित ना करे, ये मुमकिन है। जब ना करे तो फिर सदर को ये इख्तियार दिया जाता है आर्टिकल 58 में कि वो असेंबली तोड़ दें। सही। क्योंकि कोई भी शख्स जो है, अगर अदम एतमाद हो चुका, लेकिन कोई भी शख्स जो है या खातून वो मतलूबा
अक्सरियत हासिल नहीं कर तो लिहाजा जिस सूरत में सदर असेंबली तोड़ेंगे उस सूरत हाल में तभी उन्हें तारीख देने की अथॉरिटी दी गई है। उसके अलावा सदर के पास तारीख देने की कोई अथॉरिटी नहीं है। ये अथॉरिटी अगर उसमें कोई इबाम था तो कौमी असेंबली और सेनेट ने इसमें तरमीम करके। खुर्रम दस्तगीर साहब, एक नुक्ते पे चाहूंगा कि आपको रोकूं और आपसे आर्ग्यूमेंट मांगूं। दो चीजें आपने बहुत अहम कही हैं। आपने एक बात कही है उबूरी हैसियत की। हमने जितने भी आईनी और कानूनी माहिरीन से बात की, यहां तक कि कुछ पॉलिटिशियंस भी ये समझते हैं कि सदर जब तक ऑफिस में रहेंगे उनकी हैसियत बहैसियत प्रेसिडेंट ही है। हाँ, आपका यह नुक्ता बड़ा अहम है कि जिस आइन की शिक के 5वीं शिक की इंप्लीमेंटेशन की प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं, उसकी जो शिक पहली है वो ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। तो लाजमी सी बात है, इस पे एक डिस्प्यूट है, लेकिन प्रेसिडेंट ने बॉल को फेंका है सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि वो अदालत से रुजू करे। अगर अदालत से भी कोई 90 दिन के मामले पे फैसला आता है 15 सितंबर के बाद, तो फिर तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है सर। नहीं, देखिए, अदालत से रुजू इस बात पर नहीं होगा कि 90 दिन है या नहीं है। अदालत से रुजू इस बात पर होगा कि क्या एक अबूरी सदर को ये तारीख देने की इस सिचुएशन में अथॉरिटी हासिल है, जबकि नहीं सर, मेरा ख्याल है उन्होंने जो हिदायत की है खुर्रम दस्तगीर साहब, वो इस मामले पे नहीं की कि सदर के अख्तियार है या नहीं। उन्होंने कहा है कि 90 दिन के मामले पे हिदायत लें सुप्रीम कोर्ट से। जी, तो ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दो आइन की शिकें जो हैं वो मतवाजी खड़ी होंगी। एक 90 दिन की, दूसरा जो शिक है जो ये कहती है कि अगर नई मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो उसकी बुनियाद पर फिर हल्का बंदियां हों। और हमें ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात खुलकर होगी कि जो वोट का हक है, जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, उस वोट के हक का जो स्ट्रक्चर है वो हल्का बंदियां हैं जो नई। चलें, ठीक है, आपका ये नुक्ता, नई मरदमशुमारी के तहत जो हकूक हासिल है, सही, आपका ये नुक्ता अपनी जगह पे बिल्कुल जस्टिफाइड है। फैसला होना उसी का बिल्कुल जस्टिफाइड है आपका ये नुक्ता कि सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों जो है आइन की शिकें होंगी, दोनों कवानीन होंगे। सुप्रीम कोर्ट जो बेहतर उसकी तशरीह करेगी वही उसी पे इंप्लीमेंट होगा। अब जरा आते हैं सर मियां नवाज शरीफ साहब। अगर मैं इफ पे बात कर रहा हूं, 21 अक्टूबर की आपने डेट अनाउंस कर दी। डेट्स तो पहले भी काफी बार अनाउंस हो चुकी हैं, लेकिन अगर इलेक्शन नवंबर में होते हैं तो 15 दिन में मियां नवाज शरीफ साहब ऐसा क्या कर लेंगे कि आप कैदी नंबर 804 को शिकस्त दे सकेंगे? जी, ये सब हम मुमकिनात पर क्या सराइयां कर रहे हैं। इलेक्शंस इंशाल्लाह जनवरी के आखिर में या फरवरी के पहले जो 10 दिन है उनमें मुतवक्को हैं और उस वक्त तक हमारी पूरी तवक्को है। खुर्रम दस्तगीर साहब, 1 मिनट आपको यहां रोकूंगा। आपने बहुत अहम जुमला कहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी को यही शिकवा है कि पूरे पाकिस्तान को नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे, एक जमात को पता है। सुनिए बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कह रहे हैं। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं? खुर्रम दस्तगीर साहब, बिलावल भुट्टो को आपने सुना, वो कह रहे हैं किसी को मुल्क में नहीं पता इंतखाबात कब होंगे, केयरटेकर गवर्नमेंट को नहीं पता, इलेक्शन कमीशन को नहीं पता, PMLN को जनवरी और फरवरी की तारीखें कैसे पता है? जी, देखिए, हमें किसी ने बताया नहीं है। हमारे सामने 2 हकाइक मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये बात करते हैं। पहले ही जो हकीकत है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि उन्होंने जो हल्का बंदी की तारीख थी 15 दिसंबर, उससे वो पीछे आए हैं और अब वो 30 नवंबर को नोटिफाई कर दी। तो लिहाजा पहली जो माइलस्टोन है, जो संगे मील है, वो 30 नवंबर का है। सही। उसके बाद जब एक दफा हल्का बंदियों का ऐलान हो जाएगा तो आइन के तहत कम से कम 54 दिन दरकार है इलेक्शन करवाने के लिए। सही। 54 डेज का टाइम। आप उस कैलकुलेशन की बुनियाद पे जनवरी या फरवरी कह रहे हैं? हाँ, जनवरी के आखिर में या फरवरी के आगाज में मिनिमम 54 डेज चाहिए। 54 डेज जनवरी के आखिर में पूरे होते हैं। तो लिहाजा हम तो सिर्फ इन हकाइक की बुनियाद पर बात कर रहे हैं।
मुस्लिम लीग, और अगर वो भी हकाइक मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो उनको भी मालूम है, लेकिन वो जाहिर आजकल चूंकि इलेक्शन सीजन है तो हर पार्टी अपने अपने वोटरों के पास जाकर अपनी बात कर रही है। लेकिन यहाँ भी बड़ा वाज़ेह है कि 30 नवंबर के बाद अगर लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, हमारे पास सिर्फ बिलावल का इंतखाबात की तारीख का और लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा नहीं है। पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा हैं, उनका साउंड बाइट मौजूद है कि पंजाब में तो आप लोगों की हुकूमत है, डायरेक्टर एजुकेशन के ट्रांसफर पोस्टिंग्स के फैसले मरियम नवाज शरीफ कर रही हैं। सुनिए जरा हसन मुर्तजा क्या कह रहे हैं। हुकूमत है, मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसमें बिल्कुल एक साइड पे कर दिया जाए और तमाम तर जो फैसले हैं, तमाम तर जो तबादले हैं, तमाम तर जो डेवलपमेंट है वो एक मखसूस जमात की हो रही हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे ना कहे कि ये प्री पोल रिगिंग है, ये धांधली हो रही है। अगर आज महकमा तालीम के अंदर डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स के इंटरव्यूज हो और वो मरियम नवाज करे और वो राना मशहूद कर रहा हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर खामोश रहे और कहे कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी धांधली है। खुर्रम दस्तगीर साहब, हसन मुर्तजा साहब को आपने सुना, वो तो कह रहे हैं अब डायरेक्टर एजुकेशन के जो है ना इंटरव्यूज भी मरियम नवाज कर रही हैं, और फवाद हसन फवाद की काबीना में शमूलियत के बाद खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि अब ये केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं, PMLN की गवर्नमेंट है। देखिए, हम सबको एहतियात से बात करनी चाहिए। जो हसन मुर्तजा साहब ने बात की है या बिलावल साहब बात करें, उसका मंतकी नतीजा तो ये निकलता है कि हम भी सिंध के अंदर जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही हैं उस पर हम भी शिकायत दागना शुरू कर दें। हमारे लीडरान भी जो सिंध में मौजूद हैं वो भी दागना शुरू कर देंगे कि देखें ये गलत हो रहा है। आपकी मालूमात में कुछ ऐसा हो रहा है सिंध में खुर्रम साहब? जी बिल्कुल हो रहा है, और लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इससे हमारा कोई मकसद हल नहीं होता। हमें तो दरअसल तमाम, देखिए, हमारी सियासी जमातों के सामने जो जमहूरी सियासी जमातें हैं जिन्होंने 16 महीने ये हुकूमत की, 15 जमातें थी, एक तरफ हमारे सामने आमरीयत है, दूसरी तरफ अभी जो 4 साल का फाशिज्म हमने देखा है। हमने इसके दरमियान से अपना रास्ता निकालना है अवाम की हाकमियत के लिए। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने कहा दरमियान से रास्ता निकालना है, हमें तो दरमियान से पीपल्स पार्टी जो है जमान पार्क की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। आज हम देख रहे हैं कि एतजाज अहसन और लतीफ खोसा साहब को इनवाइट कर लिया गया CAC की मीटिंग में। दोनों का नैरेटिव PTI के मुतालिक बड़ा क्लियर है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां हो चुकी हैं। जी देखिए, आप भी अपनी राय रखने का हक रखते हैं, लेकिन एक मिसाली ताउन और एतमाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बाकी जो 13 जमातें थी उनके दरमियान मौजूद रहा। काबीना में शहबाज शरीफ को, पीपल्स पार्टी और तमाम जमातों की एक मिसाली हमायत हासिल रही। में और दूसरे जो हकमियत के मामलात थे, कानून साजी में जो पार्लियामेंट में हुई, हमें मुकम्मल सपोर्ट हासिल हुई। सही, आपका कहने का मतलब है 16 महीने बड़े मिसाली ताल्लुकात रहे। अब चूंकि इलेक्शन कैंपेन है और तो इलेक्शन में हम सब ने आप सब ने परफॉर्मेंस तो नहीं, नैरेटिव की बुनियाद पर ही जाना है। चाहे PTI हो, उनके पास परफॉर्मेंस नहीं है, PMLN हो, उनके पास नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं है। कल मैं नुसरत जावेद साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर मियां नवाज शरीफ कैदी नंबर 804 के सामने गवालमंडी का इलेक्शन लड़ें तो हार जाएंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब, PMLN अगर गवालमंडी से हार जाएगी तो फिर आप कैसे अगली हुकूमत बना रहे हैं? नहीं, देखिए, ये सिर्फ कियास आराइयां हैं और शायद तखय्युल आजमाना है कि जी कौन कहां से जीतेगा। हमारे पास, और दूसरा मैं ये वजाहत कर दूं, हमारे पास नैरेटिव के अलावा एक सॉलिड अचीवमेंट है कि 2013 में, आज से 10 साल पहले, आज से भी बदतर हालात थे जब पाकिस्तान में सैकड़ों हजारों जो पाकिस्तानी थे वो दहशतगर्दी में हर महीने शहीद हो रहे थे। कराची शहर में हर रोज दर्जनों लोग टारगेट किलिंग में शहीद हो रहे थे। हमारे सामने 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी पाकिस्तान में। जो इन्वेस्टमेंट करता हूं आपकी, जो आज से अगर आप 2000 नहीं, अब अगर आप मुझे लिहाजा उस वक्त मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में जो हुकूमत आई, उसने दहशतगर्दी का मामला भी कामयाबी से हल किया, लोड शेडिंग का मामला भी हल किया, कराची टारगेट किलिंग का भी मामला हल किया, CPEC के जरिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी लेकर आए। पाकिस्तान में तारीख की कम तरीन महंगाई 2015-16 में
2.8% वो भी रिकॉर्ड है, 1% फूड इन्फ्लेशन का रिकॉर्ड मौजूद है। तो सिर्फ नैरेटिव नहीं है, बाकायदा उसके पीछे एक बड़ी ठोस हमारे पास कारनामा मौजूद है जो हम लेकर अवाम के पास जाएंगे। सर, आपने अपना 2013 का कारनामा गिनाया, आपके 2023 के जो कारनामे हैं 2022 के और 23 के, इन कारनामों के नतीजे में आज जो हम देखते हैं, जो डॉलर के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है, जो स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ है, अवाम आपसे यह भी तो सवाल पूछेगी कि यही सारे इकदामात, यही FIA शहबाज शरीफ साहब के पास थी, यही कस्टम्स उनके पास थी, राना सनाउल्लाह साहब के मातहत थी, 16 महीने में आप ये कारकर्दगी तो नहीं दिखा सके, क्यों वोट दें आपको? जी, इसलिए कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं थी। ये भी एक अवाम को खुलकर आई थिंक बहुत बड़ा जो चैलेंज है मुस्लिम लीग नून के लिए, वो ये कि अगरचे वज़ीर आज़म का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था, लेकिन उनके साथ 14 और जमातें थी। तो लिहाजा इसकी जो भी खराबी है, नाकामी है या उसके कारनामे हैं, वो 15 जमातों में जो है बराबर में उसकी जो है जिम्मेदारी जानी है। तो लिहाजा अगर आज जिम्मेदारी जिस भी हुकूमत के पास है, तो जब इसीलिए 2013 बहुत अहम है कि जब पाकिस्तान के अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हुए मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत दी पार्लियामेंट में, तो फिर उस वक्त की जो अचीवमेंट है वो दोबारा हम इस केपेबल हैं कि इंशाल्लाह डिलीवर करें जब हमारे साथ और जमातें नहीं हों। ठीक है, थैंक यू खुर्रम दस्तगीर साहब। अब ये फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है, चाहे इंतखाबात नवंबर में हो या फरवरी में हो, उन्होंने ही डिसाइड करना है कि वो किसको क्या देते हैं और किसको क्या नहीं देते। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ो साहब हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ो साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं। खोड़ो साहब से पहले उनके और नून लीग के दरमियान जो चलने वाली रस्साकशी हो उसका सवाल करने से पहले चाहूँगा कि उनसे सवाल पूछूं कि सदर आरिफ अलवी ने जो ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को, या जो मशवरा कहूँ, डायरेक्टिव कहूँ, इसके आइनी और जैसे कहते हैं कानूनी नुक्ता तो अपनी जगह पे। खोड़ो साहब, प्रेसिडेंट साहब कहते हैं 6 नवंबर को इलेक्शन होने चाहिए और मज़ीद हिदायत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ली जाएं। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि चाहती है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, तो प्रेसिडेंट साहब की डेट को और डेट देने के इख्तियार को सपोर्ट करेगी? देखिए, हमें ये पता है कि प्रेसिडेंट साहब के पास पहले पावर्स होते थे, ये ज़ियाउल-हक ने अपने पास पावर रखे थे और ये चलते रहे पावर्स और फिर उनके पावर्स को वहां से वापस करके और इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले कर दिए गए। प्रेसिडेंट साहब खुद कहते हैं कि जी इलेक्शन नवंबर में होने चाहिए, बाकी इसकी हिदायत सुप्रीम कोर्ट से ली जाएं। सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही पिटीशन दाखिल हुई है जिन्होंने कहा है कि जी इलेक्शंस को नवंबर में करवाया जाए। और पीटीआई की पिटीशन मौजूद है खोड़ो साहब? पीटीआई की और जमाते इस्लामी? मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ओके, आप सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि CCI के फैसलों को मुअत्तल किया जाए और इलेक्शन 90 दिन में करवाया जाए। अब वो प्रेसिडेंट साहब भी इशारा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। इलेक्शन कमीशन को खत लिखने के लिहाज से उन्होंने ख्याल दिखाया है कि जी नवंबर में इलेक्शन होने चाहिए। वो इसलिए उन्होंने ख्याल दिखाया कि अब उनके अख्तियार नहीं रहे। सही। वो जो पहले अख्तियार इस्तेमाल करते रहते थे कोई भी प्रेसिडेंट, वो अब उनके पास नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे उस वक्त ज़ियाउल-हक था या फिर मुशर्रफ था या फिर कोई भी। खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद कह रही है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 120 दिन में। अलवी साहब ने डेट दे दी है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि अलवी साहब की हिमायत करें, जो पीटीआई पीपल्स पार्टी और अलवी साहब ने डेट नहीं दी। हाँ, उन्होंने सजेस्ट किया है 6 नवंबर और बाकी हिदायत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। तो आप सजेशन से इत्तेफाक करते हैं खोड़ो साहब? कैसे मानो सर, आपने मुझसे मौक़िफ़ पूछा। उसूली मौक़िफ़ मेरा ये है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करने का अख्तियार अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है। सही। उसके बुनियाद पर कोई लोग पिटीशन में गए हैं सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट का इंतजार है कि वो फैसला करती क्या है।
मैं किसी के मौक़िफ़ की तायद करूं या ना करूं, ठीक हो, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बात हो गई है, पेश हो चुकी है, तो फिर उसी का ही इंतजार करना पड़ेगा। सही। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले खोड़ो साहब हमने कुछ चीजों के जो पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से और दीगर हवालों से खुर्रम दस्तगीर साहब के सामने सवाल रखा, तो उन्होंने कहा जी हम फरवरी की डेट एक कैलकुलेशन पे दे रहे हैं कि दिसंबर में हल्काबंदियां होंगी, उसके बाद 60 दिन में इंतखाबात होने, तो ये टेंटेटिवली जनवरी या फरवरी है, हमें किसी ने बताया नहीं है। पीपल्स पार्टी बिलावजह मशकूक हो रही है कि हमें किसी ने बता दिया। हमने बिल्कुल कहा कि 90 दिन में होने चाहिए, इसलिए भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ हल्का बंदियों की शेड्यूल जारी किया और इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस नहीं की। सही। हमने कहा था इससे उबहम पैदा होता है, इलेक्शन कमीशन का ये आधा ऑर्डर कौम को सेटिस्फाई नहीं कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन को अगर हल्का बंदियां करनी है, एक तो उसका टाइम भले स्क्वीज कर दे, छोटा कर दे, थोड़ा कर दे, क्योंकि सीटें तो बढ़ नहीं रही, कम भी नहीं हो रही। अब अगर सीटें कम बढ़ नहीं रही हैं, तो फिर हमारे पास हल्का बंदियों की वो जो गुंजाइश थी उसकी कोई इतनी बड़ी आप समझते हैं कि उसको 2-3 महीने दरकार नहीं है? मैं ये इसको समझता हूँ। अच्छा खोड़ो साहब, एक और सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। हमें बज़ाहिर ऐसे नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने सीईसी में पिछली बार एतजाज साहब शरीक हुए, इस बार सुना है कि खोसा साहब को भी दावत दे दी गई है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा साहब का जो पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो मौक़िफ़ था उसको तस्लीम कर चुकी है या उनके पिछले मौक़िफ़ को भूल चुकी है? पहले देखें कि कल लतीफ़ खोसा साहब आते हैं कि नहीं आते, ठीक है, उसके बाद ही मैं कमेंट करना मुनासिब समझूंगा। सही, ठीक है। दूसरी बात कि एतजाज हसन भी प्रोफेशनल लॉयर है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है। अब कॉन्स्टिट्यूशन पर कमेंट करना, अगर था उनका कमेंट करना, तो मैं उसको गलत क्यों समझूं? अच्छा ठीक हो गया। उसको गलत क्यों समझी? उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन है और इंटरप्रिटेशन कर सकता है। अच्छा, जैसे अभी मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं वो गलत मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन कर रही हैं। कुछ कह रही हैं कि जी 4 महीने के बाद होना चाहिए, कुछ कह रही हैं कि 3 महीने के अंदर होना चाहिए। अच्छा खोड़ो साहब, इंटरप्रिटेशन की बात है। खोड़ो साहब, तहरीक अदम एतमाद के दिनों में तहरीक अदम एतमाद आई और फिर उसके बाद 16 माह हमने देखा असेंबलियां चली। मौलाना साहब ने कल मीर साहब को इंटरव्यू देते हुए ये तासुर दिया है कि सारे खेल में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फंसाया। सुनिए क्या कह रहे हैं मौलाना साहब। और वही हुआ, ये कुछ हमारे। खोड़ो साहब, आपने मौलाना साहब को सुना, आपको और ऐसे खदशात भी जाहिर कर रही हैं पीडीएम की जमातें कि पीपल्स पार्टी पीडीएम की 16 माह की कारकर्दगी की ना तो ओनरशिप लेने को तैयार है, ना वो उसके साथ खड़े होने को तैयार है। तो कहीं आप लोग आहिस्ता आहिस्ता एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा साहब को दावत दे के पीटीआई से या जमान पार्क से कुर्बतें तो नहीं बढ़ा रहे? देखिए, बात सुने, मौलाना साहब की मुझे पास बहुत इज्जत है अपनी जगह पे, लेकिन जब ये अदम एतमाद की तहरीक आई उस वक्त पीपल्स पार्टी पीडीएम में नहीं थी। हम इत्तेहादी जमात तो थे, लेकिन हम पीडीएम का हिस्सा नहीं थे। हम एक पार्टी, वो 10 पार्टियां। फिर मेरी एक पार्टी के कहने पर मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम की हुकूमत में शामिल हुए। उनके 1 से ज्यादा वजीर हुए, उनके 1 से ज्यादा वजीर बने रहे 16 महीने में। मौलाना साहब में इतनी हिम्मत है कि वो बायकॉट भी कर सकते थे कैबिनेट का, जैसे उन्होंने पहली दफा भी किसी और मौके पर भी उन्होंने बैक के असेंबली से चले गए थे, बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले पर बायकॉट करके चले जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने पीडीएम में हुकूमत में बैठने को मुनासिब समझा। उसी तरह से जैसे 2018 में इलेक्शन हुई तो दूसरे लोग कह रहे थे कि हम असेंबली से इस्तीफे दे दें, तो फिर खोड़ो साहब माजरत के साथ मेरी बात पूरी कर, मुझे बाबा बात पूरी करने दें। जी। उस वक्त 2018 में भी पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, असेंबलियों में जाना बेहतर है बजाय इसके कि बायकॉट करके और बाहर चले जाओ। जिस तरह से हमने इमरान खान की इस्तीफा को गलत समझा, इसी तरह से पीडीएम के दोस्तों का असेंबलियों में कतरा के बाहर निकल जाना हमने गलत समझा था। अच्छा खोड़ो साहब, ये बात आपने जो की मॉरल ग्राउंड पे बहुत अच्छी बात की, तो फिर खुर्रम दस्तगीर साहब और नून लीग ठीक ही कहते हैं ना कि 16 माह की कारकर्दगी अच्छी है या बुरी है,
पीपल्स पार्टी ये ना कहे कि हम सिर्फ इत्तेहादी थे, हुकूमत हमारी नहीं थी, फिर ले पॉलिटिकल ओनरशिप के पेट्रोल की कीमतें हमारी हुकूमत की वजह से बढ़ी, बिजली की कीमतें हमारी हुकूमत की वजह से बढ़ी, हमारी गलती है। मैं उसके जवाब में ये कह सकता हूं कि पीडीएम के 16 महीने की हुकूमत जमहूरी जरूर थी, लेकिन जो मसाइल थे उनके लिए उनके पास जो रिसोर्सेज थे, उनके पास जो वजीर खजाना था या दूसरे जो भी थे, उनकी कोशिशें बावर नहीं हो सकी और महंगाइयां बढ़ती रही। ये देखें, जमहूरी भले हो, तो आप उस काबीना का हिस्सा थे ना खोड़ो साहब, फिर अब जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? एक सेकंड, जब सवाल पूछते हो तो जवाब सुना करो। तो फिर जब उन्होंने क्या कह रहा था, आपने डिस्टर्ब कर दिया मुझे कि भाई ये जमहूरी थी, हमने की फैक्ट्री नहीं लाई जैसे इमरान खान ने लगाई थी। हमने जो भी बिल पास करने थे वो असेंबलियों में किए थे, जो भी फैसले किए थे वो कैबिनेट के थ्रू किए थे, जो भी एक्ट करना था वो असेंबलियों के थ्रू करना था। जमहूरी जरूर थी, लेकिन अवाम के मसाइल हल करने में कामयाब नहीं हो सकी। अच्छा, आप ये एतराफ कर रहे हैं कि 16 महीने की हुकूमत नाकामी के सिवा कुछ नहीं थी? देखे, मैंने कहा जमहूरी थी, अवाम के मसाइल तो आपको भी महसूस हो रहे हैं, मुझे भी महसूस हो रहे हैं और हर एक को महसूस हो रहे हैं, उसमें कोई छुपाने की बात तो है नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, उन्होंने आईएमएफ का मुआहिदा अपना लिया, सही, जो भी उन्होंने कंडीशन डाली होंगी वो उन्होंने मान ली, लेकिन उन कंडीशन की वजह से पाकिस्तान की मईशत पे क्या बार पड़ सकता है वो तो वही जाने ना। बिल्कुल ठीक, वो तो वही जाने। चलें खोड़ो साहब, ये भी बहुत अच्छी बात है कि बहैसियत सियासी कारकुन आपने ये जिम्मेदारी ली कि 16 माह की हुकूमत जमहूरी जरूर थी, कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, और कारकर्दगी नहीं है तो आवाम ने फैसला करना है कि इस कारकर्दगी की बुनियाद पर आप लोगों को, पीएमएलएन और आपकी इत्तेहादियों को कितने वोट देने और क्यों देने। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।